हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वीएसआई स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस सीरीज में हम जो एमसीक्यू बुकलेट है सीए इंटर और फाइनल की, साथ में जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे आईएसए के मॉक टेस्ट पेपर हों चाहे वीएसआई के मॉक टेस्ट पेपर हों, इसके अलावा आरटीपी और जो सही सेट वगैरह है, इनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या वीडियो सॉल्यूशंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज में हम आज आपको वीडियो दिखाने वाले हैं या सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसमें है पेपर नंबर 7 सी इंटरमीडिएट ईआईएस एंड एसएम, और ये बाकी और पेपर्स का भी आपको मिलता रहेगा। और ये इसका जो वीडियो सॉल्यूशन आपको वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और उसका बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल t.me/VSI जयपुर में मिलेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और इन दोनों की नोटिफिकेशन वीएसआई का जो इंस्टाग्राम चैनल है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो उस पर अवेलेबल होगा। तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी आपको मिसिंग नहीं रहे और हर तरीके की जो सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, ये आपको मिलते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। ओके स्टूडेंट, तो अपन आगे सीरीज कंटिन्यू करते हैं और अपन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे चल रहे थे। और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में 12 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, 12 केस स्टडीज अपन ने सॉल्व कर ली हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन 13 नंबर केस स्टडी पे चलते हैं। और स्टूडेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको कि अपने लेवल पे खुद भी आप सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लेवल पे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप में खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो आपको अपने लेवल पे भी सोल्व करना है। और हो सकता है कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखने के बाद कुछ केस स्टडीज आपने सोल्व भी की हो, तो अपन अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग जो केस स्टडीज हैं वो अपन सोल्व करते हैं इसके अंदर, जिससे आपके कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। आप लोगों ने जो सोल्व की है उनमें कोई डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाए और अपन इसी सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। और अपन आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर की जो केस स्टडी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो ये स्टूडेंट आपकी 13 नंबर केस स्टडी है। और जो 12 नंबर तक की केस स्टडी है वो अपन ने लास्ट वीडियो में सॉल्व की थी इसके अंदर। और 12 नंबर तक की केस स्टडी के जो भी आंसर्स हैं, उनके जो की पॉइंट हाईलाइटेड हैं, वो सब मैंने हाईलाइट करके आपको दिए हैं। और ये जो आपको हाईलाइटेड है इनका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा स्टूडेंट। और जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें ये आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है। तो उसके लिए जितने भी पीडीएफ होते हैं स्टूडेंट हमारे, ये मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है कि जितने भी आपके पीडीएफ अवेलेबल हैं सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और ये जितने भी वीडियोज़ आपके पास आते हैं ये सभी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब पे आते हैं। तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें स्टूडेंट। और प्लस इनका पीडीएफ आपको चाहिए जिसमें कि हाईलाइटेड है कि मुझे क्वेश्चन में क्या देखना है, जिसके बेसिस पे मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये हाईलाइटेड जो सेंटेंसेज हैं इनका ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है स्टूडेंट। उसके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा उसमें। और इनके जो भी नोटिफिकेशन आते हैं स्टूडेंट, वो सभी नोटिफिकेशन हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आते हैं। तो इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो करें जिससे आपको जो भी हमारे न्यू पीडीएफ का नोटिफिकेशन है या कोई भी न्यू नोटिस है या कोई भी न्यू वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन है वो आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिलता रहे, जिससे कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे स्टूडेंट। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और आपने अभी तक तो हो सकता है कर भी लिया होगा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन, इस पे पीडीएफ आपके पास से अवेलेबल है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी में। और इसका कंसेप्ट अपन देखते हैं कि इसके क्या कंसेप्ट है आपके पास। तो देखिए स्टूडेंट, जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका 13.1, उस 13.1 नंबर क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट गिवन है कि यहाँ आपको डेटा एनालिसिस करना है। और डेटा एनालिसिस करने में आप मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जब आप ये डेटा एनालिसिस कर रहे हैं
तो इसमें आप किस मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें मेथोडोलॉजी कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक वर्ड इन्होंने दिया है, मेनली वो याद रखिएगा, और वो है यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक। तो यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस करना है कि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सही है या नहीं है, जो रिपोर्ट मेरे पास बनकर आई है वो रिपोर्ट सही है या नहीं है, वो मुझे एनालाइज करना है। तो उसके एनालिसिस के लिए यदि आप स्टैटिकल टेक्निक यूज करते हैं और स्टैटिकल टेक्निक यूज करके यदि आप डेटा एनालिसिस करते हैं, ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है स्टूडेंट। सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे डेटा एनालिसिस का टॉपिक है, उसमें 2 डिफरेंट आपको मेथोडोलॉजीज दी गई है डेटा एनालिसिस के लिए, और वो मेथोडोलॉजीज में आता है एक तो CDA और एक EDA, ये 2 मेथोडोलॉजीज आती हैं, CDA और एक EDA, ये 2 डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं जिनके बेसिस पे आप डेटा एनालिसिस करते हैं। तो यदि ये ध्यान रखिएगा स्टैटिकल टेक्निक आप यूज कर रहे हैं और स्टैटिकल टेक्निक यूज करके यदि आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस टेक्निक को, उस मेथोडोलॉजी को नेम दिया जाता है स्टूडेंट CDA, कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। और यदि आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस में आप यदि ये फाइंड आउट करते हैं कि मेरे डेटा में पैटर्न क्या है, मेरे डेटा में रिलेशनशिप क्या है, तो डेटा में पैटर्न और डेटा के रिलेशनशिप को यदि आप एनालिसिस करते हैं कि मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, उन मल्टीपल रिपोर्ट्स में डेटा में रिलेशनशिप क्या है और डेटा में पैटर्न क्या है जिस पैटर्न पे डेटा बनाया गया है, तो यदि आप डेटा के पैटर्न और रिलेशनशिप को एनालिसिस करते हैं तो उसे नेम दिया जाता है EDA। और यदि आप स्टैटिकल टेक्निक यूज करते हैं तो उसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है उसका नेम दिया जाता है CDA। ये चैप्टर 2 में 2 मेथोडोलॉजीज आपको दी गई है। इसमें चैप्टर 2 में आप जब पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस में 2 मेथड्स हैं, इन 2 मेथड्स में ये कंसेप्ट आपको गिवन है जो अभी आपको मैंने बताया है, तो चैप्टर 2 में ये पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा इस कंसेप्ट के लिए कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये स्टैटिकल टेक्निक यूज कर रहा है, तो स्टैटिकल टेक्निक यदि आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं तो उसे CDA के नेम से यूज किया जाता है इसके अंदर। तो वही बात आपके पास वापस आता है कि आपके टॉपिक क्लियर है, टॉपिक के कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये मैं स्टार्टिंग से बार बार कह रहा हूं आपको कि टॉपिक क्लियर है, टॉपिक के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो इजीली आप इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो उसके लिए ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि आप तो जो आपके टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, टॉपिक्स को अच्छे से आप लर्न करें तो MCQ अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। MCQ सॉल्व करने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट। टॉपिक क्लियर करो, टॉपिक के कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे तो इजीली आपके MCQ इजीली सॉल्व हो सकते हैं। केस स्टडी आपको पूरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी, जो केवल पर्टिकुलर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका कुछ मीनिंग केस स्टडी में से लेना है तो उसके लिए केवल आपको उस पॉइंट के लिए केवल वो पॉइंट आपको केस स्टडी में से देखना है, पूरी केस स्टडी पढ़ने की और उसको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने यही आता है कि स्टूडेंट पहले पूरी केस स्टडी को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में, उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स का, और उसके बाद वो टाइमली अपना पेपर सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको ये मालूम रहे कि मुझे कैसे मेरे MCQ सॉल्व करने हैं, किस पैटर्न पे सॉल्व करने हैं, जिससे कि मिनिमम टाइम में मैं मेरे MCQ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। तो उसके लिए टॉपिक क्लियर करें, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है इसके अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है इसके अंदर कि इसमें जो कंपनी है 1K प्राइवेट लिमिटेड, ये 1K प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज कर रही है, किसके लिए? मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज कर रही है। तो अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये मॉडर्न प्रैक्टिस क्या है जो अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए यूज की जा रही है। तो मॉडर्न प्रैक्टिस आपको मालूम होगा तो फिर आपको बताना है कि उस मॉडर्न प्रैक्टिस जो अपन उसका नाम निकल कर आएगा अपने सामने, तो उस मॉडर्न प्रैक्टिस में इनमें से कौन सी रिस्क है जो मॉडर्न प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं होती है, नॉट बी ए रिस्क एसोसिएटेड विद दोज प्रैक्टिसेस। तो अब उसके लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो मॉडर्न प्रैक्टिस कौन सी है जिसके लिए एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जा रहा है। तो मॉडर्न प्रैक्टिस आपको पहले फाइंड आउट करनी है, और मॉडर्न प्रैक्टिस का जब नेम आपके सामने आ जाएगा तो अब आपको ये बताना है कि उस मॉडर्न प्रैक्टिस में जो मल्टीपल रिस्क है उसमें से इनमें से कौन सी रिस्क उस मॉडर्न प्रैक्टिस की नहीं है। तो पहले आपको ये देखना है कि एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए कौन सी मॉडर्न प्रैक्टिस को यूज कर रहा है। तो अब आपको उसके लिए केस स्टडी पे जाना है। अब केस स्टडी में केवल आपको जो मल्टीपल पैराग्राफ है केस स्टडी में, आपको उस पैराग्राफ को देखना है जिसमें
एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड आ रहा है, आपको वो देखना है, आपकी पूरी केस स्टडी को नहीं पढ़ना, आपको केवल उस पैराग्राफ को फाइंड आउट करना है जिसमें एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड आ रहा हो, वो आपको पैराग्राफ देखना है, केवल पूरा नहीं देखना है। क्या देखना है आपको? ओनली एनकरेज्ड एम्प्लॉय, ये वर्ड आपको फाइंड आउट करना है उस केस स्टडी में, और उस वर्ड में आपको दिखेगा कि वो कौन सी प्रैक्टिस यूज कर रहा है इसके अंदर। तो एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड फाइंड आउट करो केस स्टडी में से। पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टार्टिंग से आप देख लें एक बार, और एम्प्लॉयज एनकरेजमेंट का पॉइंट जहां आपको मिलता है वहां पे आप पढ़ेंगे केवल उसको। तो इस पैराग्राफ में देख ले, कहीं पे आपके पास एम्प्लॉय वर्ड देख लो, मेन तो आप तो एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड देख लो, एम्प्लॉय वर्ड देख लो, तो एम्प्लॉय वर्ड आपके पैराग्राफ में कहीं पे आ रहा है क्या? तो इस पैराग्राफ में कहीं एम्प्लॉय वर्ड नहीं आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे सेकंड पैरा में देख ले एक बार, सेकंड पैरा में भी कहीं भी एम्प्लॉय, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्प्लॉय वर्ड देखो आप, तो एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड आपको देखना है कि एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड कहां पे आ रहा है इसके अंदर, तो वो आपको फाइंड आउट करना है ओनली। इसमें भी नहीं आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट पैरा में देख लें अपन कि नेक्स्ट पैरा में कहीं पे एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड है क्या आपके पास? तो इसमें भी स्टूडेंट एम्प्लॉय एनकरेज वर्ड नहीं है आपके पास। नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन, और नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखिए ये आया है एम्प्लॉय आर एनकरेज्ड, ये वर्ड आपके पास आ गया है इसमें। एम्प्लॉय आर एनकरेज्ड टू ब्रिंग देयर ओन डिवाइस, टू ब्रिंग देयर ओन डिवाइस एट वर्क। क्या है? एम्प्लॉय आर एनकरेज्ड टू ब्रिंग देयर ओन डिवाइस एट वर्क। तो आप जब वर्क करने के लिए आएंगे तो वर्किंग के लिए आपको कोई डिवाइस चाहिए, मोबाइल फोन आपको चाहिए वर्किंग के लिए, आपको लैपटॉप चाहिए, तो आप वो डिवाइस अपनी खुद की डिवाइस लेकर आएंगे। कंपनी आपको वो वर्किंग के लिए डिवाइस रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पे मॉडर्न प्रैक्टिस क्या है? ब्रिंग देयर ओन डिवाइस एट वर्क। तो वर्क करने के लिए जो डिवाइस आपको चाहिए, मोबाइल फोन आपको चाहिए, लैपटॉप आपको चाहिए, तो वो आप लेकर आएंगे, कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। तो इस प्रैक्टिस का नेम दिया जाता है, चैप्टर 4 में आपके पास है, इस टेक्नोलॉजी का, इस प्रैक्टिस का नेम दिया जाता है BYOD। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस का नेम आता है स्टूडेंट BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। चैप्टर 4 में आपके पास है क्लाउड कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, वर्चुअलाइजेशन है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, ग्रीन कंप्यूटिंग है, और BYOD है। और भी टेक्निक से 10 आपके पास टेक्नोलॉजीज है। तो BYOD टेक्नोलॉजी आता है जिसमें कंपनी एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि आप अपनी खुद की डिवाइस अपने साथ लेकर आएंगे वर्क करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या निकल कर आ गया कि आपको इसमें BYOD के लिए एनकरेज किया गया है। तो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉइज को किसके लिए एनकरेज कर रहा है? वो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉइज के लिए एनकरेज कर रहा है BYOD के लिए, BYOD के लिए आपको ये एनकरेज कर रहा है। अब आपको बताना है कि BYOD में मल्टीपल रिस्क हैं, तो इनमें से कौन सी रिस्क है जो BYOD में नहीं आती है? तो BYOD में जब आप टॉपिक देखेंगे तो 4 टाइप की रिस्क आपको दी गई है, और 4 टाइप की रिस्क में नेटवर्क रिस्क है, डिवाइस रिस्क है, इंप्लीमेंटेशन रिस्क है, और एप्लीकेशन रिस्क है। तो ये 4 टाइप की रिस्क आपको दी गई है। तो अब देखिए इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क, ये BYOD की रिस्क आती है। 4 टाइप की रिस्क आपको गिवन है। लॉस ऑफ डिवाइस रिस्क, ये भी आती है BYOD के अंदर। रिड्यूस IT सपोर्ट रिस्क, ये रिड्यूस IT सपोर्ट रिस्क, ये उसकी रिस्क में नहीं आता है, ये उसके एडवांटेजेस में आता है ये। और एप्लीकेशन मालवेयर रिस्क, ये भी उसकी रिस्क में आता है। तो इसकी रिस्क में क्या नहीं आता है? इसकी रिस्क में नहीं आता है रिड्यूस IT सपोर्ट रिस्क। तो रिड्यूस IT सपोर्ट रिस्क इस BYOD की रिस्क में नहीं आता है। ये इसका एडवांटेज है कि जब BYOD आप टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, BYOD की मेथड आप यूज कर लेते हैं, तो उससे एम्प्लॉय खुद अपनी डिवाइस लेकर आएगा, खुद अपनी डिवाइस को मेंटेन करेगा, तो अब आपको उसको IT सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उससे कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो इसका बेनिफिट है स्टूडेंट, यहाँ पे रिस्क नहीं है। तो इसके आंसर में आ जाएगा रिड्यूस IT सपोर्ट रिस्क। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3rd नंबर, और 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस कंपनी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मल्टीपल फेजेस होते हैं। आप इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो, रॉ मटेरियल, जैसे आपको प्रोडक्शन मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, तो आप इसके लिए रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हो। फिर रॉ मटेरियल कंपनी में आता है, रॉ मटेरियल कंपनी में आने के बाद प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसका पैकेजिंग, टेस्टिंग, असेंबलिंग, लेबलिंग करते हैं।
तो उससे फिनिश गुड्स आपका रेडी हो जाता है, फिर फिनिश गुड्स को आप कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की मल्टीपल फेजेस होती हैं। अब आपको बताना है कि इन फेजेस में से कौन सी फेज है जिसपे ज्यादा प्रेशर पॉइंट आता है आपके लिए। तो इन्वेंट्री की जो मल्टीपल फेजेस हैं, तो देखिए फेजेस आपको दी गई है। प्रोडक्शन फेज है, इसमें ऑर्डरिंग फेज है, डिलीवरी फेज है और सेल्स रिटर्न फेज है। तो ये डिफरेंट आपकी फेजेस हैं। आपको बताना है कि जब यहाँ पे आप इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो इन्वेंट्री मैनेज करने में कौन सी फेज पे ज्यादा प्रेशर फील कर रही है ये K1 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आपको अब इसके लिए केस स्टडी में जाके देखना है। तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंसेप्ट आपको देखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है या परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो इस तरह का पॉइंट आप फाइंड आउट करो और उस पॉइंट में देखो कि प्रॉब्लम किस में आ रही है आपको। अब आपको केस स्टडी पे जाके और केस स्टडी में आपको ये देखना है कि यहाँ पे वो जब मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो किस में प्रॉब्लम आपको आ रहा है, किस में मेजर कंसर्न आ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें आपको इस जो आपका ये थर्ड पैराग्राफ है, इस थर्ड पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि कंपनी जब इंटरनल फ्लोज फाइंड करती है तो उसमें कुछ मेजर कंसर्न्स आते हैं और वो मेजर कंसर्न जो आपके पास आते हैं वो स्पेशली किस में आ रहा है, मैनेजमेंट वाज रिगार्डिंग द परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट में कंसर्न प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट एक तो आ रहा है डिले हो रहा है एक्यूरेट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। एक्यूरेट रॉ मटेरियल कितना चाहिए वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं और कितना रॉ मटेरियल आना चाहिए उसका प्रॉपर ऑर्डर अपन प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपका इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो पा रहा। तो प्रॉब्लम किस में आ रहा है, रॉ मटेरियल परचेज करने में। रॉ मटेरियल परचेज करने में डिले हो रहा है परचेज डिपार्टमेंट में, जिससे कि आप एग्जैक्टली अपना रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आ पा रहा है और रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आ रहा है तो उससे प्रोडक्शन लाइन में डिले होता जा रहा है। तो मेन प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आ पा रहा, रॉ मटेरियल का प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्यूरेट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक्यूरेट कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, एक्यूरेट कितना ऑर्डर आपको देना चाहिए वो अपन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम किसमें आ रहा है, रॉ मटेरियल के ऑर्डर देने में प्रॉब्लम आ रहा है कि अपन कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें जिससे अपन अपना फिनिश गुड्स टाइम पे बना सकें। तो रॉ मटेरियल के ऑर्डर देने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कौन सी फेज में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑर्डरिंग फेज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्यूरेट अपन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर अपन सही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट इसमें। तो कौन सी फेज में प्रेशर फील कर रहा है वो, ऑर्डरिंग फेज में प्रोसेस में प्रेशर फील कर रहा है वो, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है उसका प्रॉपरली एग्जैक्ट अपन एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कितना ऑर्डर देना चाहिए अपने को। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एक जनरल क्वेश्चन है और इस जनरल क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बतानी है कि यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और ऑनलाइन जब ऑर्डर देते हैं तो इसमें कंपनी की जो वेबसाइट है उस कंपनी की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज ऑन द कंपनीज वेबसाइट। तो कंपनी की वेबसाइट पे परचेज करते हैं, तो कंपनी की वेबसाइट के थ्रू जब परचेज करेंगे तो उसकी मल्टीपल स्टेप्स आपके पास हैं। तो ये मल्टीपल स्टेप्स आपके पास गिवन है। अब आपको बताना है इन स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो इन स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो आपको बताना है इसके अंदर। तो इसके करेक्ट सीक्वेंस में देखिए, अपन जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करता है। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फर्स्ट नंबर में आप यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करोगे। फिर जब ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस ऑर्डर की जो रिक्वेस्ट है वो ऑर्डर की रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी के सर्वर के ऊपर। तो रिक्वेस्ट फ्लो टू द मर्चेंट सर्वर। तो सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट आती है कि आपने इतनी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर दिया है, अब वो अवेलेबल है या नहीं है वो आप चेक करेंगे। तो नेक्स्ट में यहाँ पे ऑर्डर की रिक्वेस्ट आती है। जब ऑर्डर की रिक्वेस्ट चली जाती है, ऑर्डर जब आपका हो जाता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आपके पास जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस करने में ऑर्डर प्लेस करोगे, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करके कार्ट में ऐड कर दिया है, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हो। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है और जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, तो वो रिक्वेस्ट जब आपकी चली जाती है वहाँ पे, और जब रिक्वेस्ट आपकी ऑर्डर की एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको पेमेंट के लिए बोलता है कि अब आप पेमेंट यूज करो, किस मोड से,
पेमेंट करोगे। तो जब ऑर्डर प्लेस करते हो, जैसे ऑर्डर प्लेस पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट का ऑप्शन कब तक नहीं आ सकता? जब तक कि ये ऑर्डर का कंफर्मेशन नहीं हो जाता है कि सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट चली गई है और उसने बता दिया है, इसने देख लिया कि हाँ स्टॉक अवेलेबल है, हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसकी रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने के बाद वहां पे फिर पेमेंट के लिए बोलता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आएगा कि आप पेमेंट किस मोड से पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट का मोड बताओ कि आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं या पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट का मोड सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट का मोड सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपने सपोज डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है, तो डेबिट कार्ड जैसे सेलेक्ट करते हो तो जिस कंपनी का डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो उसके बैंक के पास कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आती है कि इसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है, वो चेक करके बताओ हमें। जब भी हम इसका ऑर्डर कंफर्म मानेंगे कि इसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, तो उसके लिए आपके बैंक के पास कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट जाती है। कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट जाने के बाद जब बैंक के पास रिक्वेस्ट चली जाती है, तो अब आपके क्या रिक्वेस्ट को क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट और अप्रूवल दे देता है कि हाँ इसके अकाउंट में पैसे हैं और ये पैसे आपके कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका ऑर्डर कंफर्म कर लीजिए। तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और अप्रूवल हो जाती है। और जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और अप्रूवल हो जाती है, उसके बाद जो कंफर्मेशन होगा वो कंफर्मेशन सेंड टू पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के पास उसका कंफर्मेशन सेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद जैसे कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ पेमेंट आपका कट गया है, तो अपडेट चला जाता है मर्चेंट के सर्वर के पास कि हाँ इसका पैसा इसके अकाउंट से काट लिया गया है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वो आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है। और आपका स्टेटस अपडेट होने के बाद फिर यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि पेमेंट आपके पास, आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है और आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, कंफर्मेशन का मैसेज आपके पास आ जाता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में ये स्टेप और नेक्स्ट में ये स्टेप, ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट में ये है कि ऑर्डर प्लेस करोगे और लास्ट में आपका कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अब उसके लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है, तो पहले फर्स्ट नंबर स्टेप, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ के बाद फिर कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ के बाद सेकंड, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट फोर दोनों में कॉमन था, तो अगली स्टेप आपने देखी है, फर्स्ट फोर सेकंड से ये आंसर आपका बन जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाता है आपके पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, और नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक टूल यूज करना है जिससे अपन प्रोटेक्ट कर सकें। किसको प्रोटेक्ट कर सकें? टूल यूज करना है प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? फ्रॉम कैश लीकेज इन द सिस्टम। तो सिस्टम में कैश लीकेज हो रहा है, मतलब आपके कैश को कोई कहीं मिसयूज कर रहा है, कैश कहीं गलत पेमेंट हो रहा है, तो कैश का अकाउंट आपका सही मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो कैश यदि लीकेज हो रहा है, कैश कहीं पे मिसयूज हो रहा है, गलत पेमेंट हो रहा है, तो क्या करें अपन? कैश लेजर को ब्लॉक कर दें। कैश लेजर का जो आउटफ्लो है, कैश लेजर का आउटफ्लो ब्लॉक कर देंगे तो कैश लीकेज अपने आप ही क्या होगा? पेमेंट होगा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या देखना है मैंने आपको? कैश लीकेज हो रहा है। तो कैश लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब गलत पेमेंट आ रहा है, कहीं गलत पैसा जा रहा है कहीं पे, तो गलत पैसा जा रहा है तो कैश लेजर जो आउटफ्लो है उसको क्या करें अपन? ब्लॉक कर देंगे, तो आपका कैश लीकेज नहीं हो पाएगा। ये अकाउंट्स का जनरल कंसेप्ट है। तो ये था आपका 13 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट आता है 14 नंबर केस स्टडी। हाँ, तो पहले इसके वही क्वेश्चन देखेंगे अपन और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। तो पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट कंसेप्ट में है
अबव केस सिनेरियो, कंपनी क्या कर रही है इसमें, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, प्रोडक्ट को सेल कर रही है, मार्केटिंग की पहले, मार्केटिंग करने के बाद कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आया तो आपने ऑर्डर ले लिया, और ऑर्डर लेने के बाद आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मोड हो सकता है। तो आपने मार्केटिंग की पहले प्रोडक्ट की, मार्केटिंग करने के बाद कस्टमर की नॉलेज में आ गया है, और कस्टमर की नॉलेज में आने के बाद कस्टमर को अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो आपको उससे ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा तो फिर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद फिर अपन उसका ऑर्डर फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के बाद जब ऑर्डर चला जाएगा तो एंट्री इनवॉइस क्रिएट करेंगे, और इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अपन उससे पेमेंट रिसीव करेंगे। अब आपको बताना है कि ये जो स्टेप्स हैं वो इनमें से किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये प्रोसेस किसके पार्ट में आता है। तो देखिए क्या किया आपने, पहले मार्केटिंग की, मार्केटिंग करने के बाद आपने ऑर्डर मिला कस्टमर से, फिर आपने ऑर्डर उसका स्टॉक सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपने ऑर्डर फुलफिल कर दिया है, फुलफिल मतलब स्टॉक डिलीवर कर दिया है, और डिलीवर करने के बाद आपने इनवॉइस बना दी है, और इनवॉइस का पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल प्रोसेस, और सेल प्रोसेस का दूसरा नाम होता है ऑर्डर टू कैश, और परचेज प्रोसेस जो होता है उसको नाम दिया जाता है प्रोक्योर टू पे या परचेज टू पे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑर्डर टू कैश, क्योंकि आपने कस्टमर से और मार्केटिंग की पहले, मार्केटिंग करने के बाद स्टॉक आप सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर दी, कस्टमर के नॉलेज में आ गया है, ऑर्डर मिला कस्टमर से, आपने सेल कर दिया प्रोडक्ट, फिर ऑर्डर फुलफिल कर दिया, आपने सेंड कर दिया उस तक, आपने इनवॉइस बना के सेंड कर दिया और पेमेंट रिसीव कर लिया है। तो ये आता है सेल प्रोसेस में, और सेल प्रोसेस को नेम दिया जाता है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। तो ये ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के स्टेप्स है स्टूडेंट, सभी चैप्टर 1 में भी है और चैप्टर 2 में भी कंसेप्ट है इनका। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आता है इसके अंदर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंक गारंटी ली गई है, बैंक गारंटीज टेकन बाय द कंपनी। तो किसी कंपनी ने बैंक की गारंटी ली है इसके अंदर, और ये एक सर्टेन अमाउंट के बेसिस पे तो आप गारंटी लेंगे। जैसे आपको बताया था मैंने, लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटी है, जिसमें अपन कस्टमर सप्लायर को बैंक के भी आप पे गारंटी देता है कि यदि सप्लायर के माइंड में टेंशन हो कि कस्टमर का पैसा मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, तो उस पर्पज़ के लिए बैंक गारंटी दे देता है कि आप इस कस्टमर को स्टॉक दे दो, और यदि पेमेंट नहीं करता तो बैंक आपको इसके ब्याज पे पेमेंट कर देगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है, 5th चैप्टर में है, या गारंटी होता है, इसके अंदर 2 ऑप्शन अलग होते हैं। तो एक कंसेप्ट के अंदर तो कस्टमर के बिहाफ पे सप्लायर को गारंटी दी जाती है, वो तो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। और जब सप्लायर के बिहाफ पे कस्टमर को एश्योरेंस दिया जाता है कि आप इसका स्टॉक परचेज कर लो, और ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में नहीं होता है तो इसको स्टॉक वापस कर देना और ये आपके पैसे रिटर्न कर देगा, और पैसे रिटर्न नहीं करता तो हम आपको इसकी जगह पैसे पेमेंट कर देंगे, तो वो गारंटी कहलाता है। तो ये चैप्टर 5 में आपके पास गिवन है लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे एक कंपनी ने बैंक से गारंटी ली है, और अब उस गारंटी के लिए क्या करेगा, बैंक को कुछ अमाउंट पे करेगा इसके अंदर, क्योंकि बैंक आपको सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के अगेंस्ट में आप से बैंक क्या करेगा, कुछ पैसे चार्ज करेगा उसके अंदर, तो बैंक आपको पैसा देना पड़ेगा बैंक को। तो बैंक ने आपको गारंटी दी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कुछ सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो सर्टेन अमाउंट बैंक के पास जा रहा है वो बैंक की क्या हो गई, एक इनकम हो गई है। तो आपको ये बताना है कि ये किस टाइप की इनकम रिसीव की है, तो ये किस टाइप का अमाउंट जो आया है वो किस टाइप की इनकम रिसीव की है आपने। तो इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम तो नहीं है इसके अंदर, डिस्काउंट इनकम भी नहीं है, तो ये है कमीशन इनकम। क्योंकि आप जब सर्विस देते हैं तो सर्विस का चार्ज लेते हैं, तो वो एज ए कमीशन आप उसे चार्ज लेते हो, तो वो एक मिडिल मैन है। तो मिडिल मैन जब आपसे कोई सर्विस दे रहा है और उसका चार्ज आपसे ले रहा है तो वो कमीशन इनकम आपकी होती है इसके अंदर। क्योंकि गारंटी चार्जेस के नाम से अलग से कोई ऐसा नहीं चार्जेस होता है, वो आपसे कमीशन लेता है इसके अंदर, तो कमीशन इनकम आपकी हो जाती है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूजन होता है, गारंटी चार्जेस अलग से कोई चार्जेस नहीं होता है इसमें, तो या तो इंटरेस्ट इनकम होता है या डिस्काउंट का इनकम होता है या कमीशन इनकम होता है। गारंटी चार्जेस बोल के अलग से कोई इनकम नहीं होती है इसके अंदर, तो इसलिए कमीशन इनकम होती है ये।
फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट है कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज को आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो क्योंकि आप खुद उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपकी कुछ सर्विसेज हैं, कस्टमर को सर्विस देना है, कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करना है, कस्टमर की क्वेरी हैंडल करना है, तो ये सब आप एक्टिविटीज खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, आपने उनको आउटसोर्स कर दिया है, आउटसोर्स वर्किंग टू द सर्विस एजेंट। तो जो सर्विस एजेंट है, जैसे आप मान लीजिए सपोज की एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप एसी कस्टमर को सेल करते हैं। अब ऑब्वियसली ऐसे सेल करेंगे तो कस्टमर को सर्विस भी देनी पड़ेगी। अब सर्विस देने के लिए आपके पास सर्विस एजेंट इंजीनियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग कर देंगे और आउटसोर्सिंग करने के बाद एजेंट्स हायर कर लेंगे और वो एजेंट आपकी जगह पे सर्विस उस कंपनी को जाके दे देंगे। तो आपने क्या कर दिया, सर्विस एजेंट की सर्विस को आउटसोर्सिंग कर दिया। वो इसलिए कर दिया है ताकि अपन कस्टमर्स को प्रॉपरली सर्विस जो है वो मैनेज कर सकें, प्रॉपर कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस दे सकें। तो अब उसके लिए आपको एक प्रॉपर एस्टेब्लिश करना है कंट्रोल, ताकि आपकी सर्विस प्रॉपरली मैनेज होते रहे, आपके सारे ऑपरेशन प्रॉपरली मैनेज होते रहे। तो ऑपरेशन खुद मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो आपने क्या कर दिया, उनको आउटसोर्सिंग कर दी। तो कुछ एजेंट आपने आउटसोर्स कर दिए, कुछ एजेंट से कॉन्टेक्ट कर लिया, जो सर्विस इंजीनियर्स थे उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया आपने, और आपके पास कोई कस्टमर की कंप्लेंट आएगी तो उस इंजीनियर को सेंड कर दोगे और वो उसके घर पे जाके सर्विस करके आ जाएगा। तो जिससे अपने जो सर्विसेज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो प्रॉपर मैनेज करते रहें। तो इसके लिए आपको कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। तो उस आउटसोर्सिंग के लिए कौन सा कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे, तो पहला दिया गया है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। तो डेटा तो कोई मैनेज ही नहीं कर रहे अपन इसके अंदर, अपन तो सर्विस या एक्टिविटीज मैनेज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट नहीं दे रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस तो जब होता है जब सर्विस उसको मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी एश्योरेंस मैनेज करते हैं। वो तो क्वालिटी भी वैसे प्रोडक्ट के लिए होती है। और नेक्स्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कुछ डेटा लॉस हो रहा नहीं है आपका, इसमें डेटा लीक नहीं हो रहा है। तो बचा क्या, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल। तो अपने जो ऑपरेशंस हैं, सर्विस ऑपरेशंस हैं, तो आपके जो डिलीवरी ऑपरेशन है, सर्विस ऑपरेशंस हैं, इन सब ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए आपने आउटसोर्सिंग किया है। तो ये कंट्रोल किस में आएगा, अंडर ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि आप अपने सारे ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपने आउटसोर्सिंग कर दी है। इसके अंदर अपनी एक्टिविटीज हैं, तो अपनी एक्टिविटी को मैनेज करना है, अपने ऑपरेशंस को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपने आउटसोर्स कर दिया है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है कि ये कंपनी अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना चाहती है। तो डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो हेल्प कर सकता है, विच डिपार्टमेंट में हेल्प एबीसी इन फोरकास्टिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन। तो जो आपकी सेल्स एंड प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग कर सकता है, जिससे अपन अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग करें, और सेल्स की फोरकास्टिंग करने के बाद अपन उतना ही स्टॉक मैनेज करें, और उतना स्टॉक मैनेज करने के बाद टाइम पे अपना स्टॉक कस्टमर तक पहुंचा सके। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपकी सेल्स को मैनेज कर सकता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट, तो आपकी सेल्स की फोरकास्टिंग करनी है आपको कि कितना सेल हो सकता है एक्सपेक्टेड, उतना ही मैं इन्वेंट्री मैनेज करके रखूं, और उसके अकॉर्डिंग मुझे सारी सर्विसेज प्रॉपर देनी है कस्टमर्स को। उसी सेल्स के बाद मुझे कस्टमर को प्रॉपरली सर्विसेज भी देनी है, प्रोडक्ट का भी पूरी प्लानिंग करना है इसके अंदर। तो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि सेल मैनेज करने के लिए सेल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करना है, और आपको कस्टमर तक प्रॉपरली स्टॉक पहुंचाना है, तो उसके प्रोडक्शन मैनेज होना चाहिए। और प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए रॉ मटेरियल लेकर आते हो आप, रॉ मटेरियल लेकर आने के बाद उसको WIP में लेकर जाते हो, फिर आप फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते हो। तो ये सब क्या है, प्रोडक्शन के डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं आपके पास। ये रॉ मटेरियल लेकर आना है, उसको WIP में, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये सब आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन के ऑपरेशंस होते हैं, और ये सब ऑपरेशन मैनेज होंगे तो ये आपकी सेल्स मैनेज हो पाएंगी। तो इसी के डिपार्टमेंट्स को नेम दिया जाता है सेल्स एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। सेकंड चैप्टर में कंसेप्ट है आपके पास इनके ये। फिर नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट है कि कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं ऑनलाइन मार्केटिंग रेदर देन पेपर बेस्ड मार्केटिंग। तो पेपर बेस्ड मार्केटिंग की जगह पे इसने ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज किया है। पेपर बेस्ड मार्केटिंग करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है, ट्री जो पेड़ है वो कटते हैं इसके अंदर,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, पेपर बेस्ड मार्केटिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट सेफ नहीं रहता है, और गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको डिजिटल पे आना है, पेपर सेविंग करनी है अपने को। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज किया रेदर देन पेपर देन। और नेक्स्ट में ऑनलाइन इनवॉइस बना रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन इनवॉइस बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि पेपर का यूज कम हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट सेफ हो जाए। तो अब आपको बताना है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली यदि आपको काम करना है तो उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस आप यूज करेंगे। तो उसमें यदि एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करना होता है तो उसमें ग्रीन कंप्यूटिंग को यूज किया जाता है। 4th चैप्टर में कंसेप्ट आपके पास गिवन है, तो जहां पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम आप यूज करते हैं, तो वो ग्रीन कंप्यूटिंग आता है इसके अंदर। तो क्या याद रखना है मेन आपको कि पेपर बेस्ड मार्केटिंग हटा दी है, उसके जगह क्या यूज किया आपने, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज किया रेदर देन पेपर बेस्ड मार्केटिंग। तो पेपर बचाना चाहते हो, पेपर सेव करना चाहते हो, एनवायरनमेंट सेव करना चाहते हो, तो ग्रीन कंप्यूटिंग यूज आता है। और ग्रीन कंप्यूटिंग में क्लियर लिखा है इन्होंने कि यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करते हो इसके अंदर। तो ये था आपका 14 नंबर एमसीक्यू। फिर नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन। हाँ, तो 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस 15 नंबर क्वेश्चन में आरबीआई का कंसेप्ट दिया गया है, बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग सेक्शन जो चैप्टर 5 में आपके पास कंसेप्ट है, उस चैप्टर 5 के कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं इसके अंदर। और वैसे भी हर केस स्टडी में मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया जाता है इसके अंदर, तो मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके बनाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बनाया है वो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और इसमें आपको दिया गया है, इसमें केपीएल बैंक एक यूनिवर्सल बैंक स्टार्ट कर रहा है। तो केपीएल जो बैंक है, केपीएल बैंक टू स्टार्ट ऑपरेशंस एज यूनिवर्सल बैंक। अब आपको बताना है पावर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की ये जो पावर आरबीआई को दी जाती है कि आप लाइसेंस दे सकते हो न्यू बैंक स्टार्ट करने के लिए, तो ये जो आपको आरबीआई को पावर दी जाती है, ये आरबीआई को पावर कौन से एक्ट में प्रोवाइड कराई गई है। तो जिससे आरबीआई, ये ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें आरबीआई को ये पावर आ जाती है, ये आपको एक्ट बताना है कि आरबीआई का ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें आरबीआई के पास से पावर आ जाती है कि आप किसी भी कंपनी को एक लाइसेंस दे सकते हो न्यू बैंक स्टार्टअप करने के लिए। तो ये जो एक्ट आता है जो आरबीआई को पावर देता है कि आप किसी भी बैंक को किसी भी कंपनी को लाइसेंस दे सकते हो नया बैंक स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है, तो यदि आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उस पर्सन को, उस कंपनी को नया बैंक स्टार्ट करने का लाइसेंस दे सकते हो। तो आरबीआई के अंदर ये जो पावर आता है कौन से एक्ट में आता है, तो ये आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 में। ये चैप्टर 5 में आपको दिया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको दिया गया है, और इस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट होता है, ये एक्ट आरबीआई को पावर देता है कि इसकी हेल्प से आरबीआई में पावर आ जाता है कि आप किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड करा सकते हो कि वो न्यू बैंक स्टार्ट कर सकता है। चैप्टर 5 के अंदर कंसेप्ट आपका है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और इसी एक्ट से ये आरबीआई में पावर आता है इसमें। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के कंसेप्ट में आपको बताना है कि कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाया है, अपने बैंक के सिस्टम को मैनेज करना है, तो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, एक सेपरेट आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है। पहले तो क्या था कि ये स्ट्रक्चर भी उनके साथ, अदर के साथ मिक्सअप था, अब इसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी तक तो टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि जो आपका सीबीएस होता है वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम टेक्नोलॉजी पे चलता है, तो अभी तक तो आपके सभी डिपार्टमेंट के साथ में मिक्स था वो, लेकिन अब आपने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को बेटर डेवलप करके और टेक्नोलॉजी का एक अलग सेक्शन बना दिया ताकि अपन 24 आवर्स कस्टमर को सर्विस दे सकें, 24 आवर्स बैंकिंग सर्विस को मैनेज कर सकें। तो उसके लिए अपने स्ट्रक्चर इसने अलग से बना दिया है। तो अब आपको ये बताना है कि जब ये अलग से सेपरेट स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो उसके लिए आप यदि कंट्रोल कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा कंट्रोल आता है। तो अब आपने देखिए क्या देखना है आपको इसमें कि आप इसमें नया स्ट्रक्चर बना रहे हो, नया स्ट्रक्चर आपने बनाया टेक्नोलॉजी के लिए, एक अलग से सर्वर रूम बना दिया आपने इसके अंदर,
अलग से सर्वर सेटअप बना दिया आपने इसके अंदर, अलग से सॉफ्टवेयर आप लेकर आ गए हैं, तो इस तरह का जो कंट्रोल होता है इस कंट्रोल को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, जिसमें अलग से स्ट्रक्चर आपने बना दिया है तो वो आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। यदि आप ओनली सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते अलग से नया तब तो एप्लीकेशन कंट्रोल में आ जाता, लेकिन आपने तो पूरा टेक्नोलॉजी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर पूरा बना दिया, इसमें हार्डवेयर भी आ गए, जिसमें सॉफ्टवेयर भी आ गए, अलग ही सेटअप बना दिया आपने, तो वो कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है 3rd नंबर क्वेश्चन के अंदर कि यहां पे आप जो आपके पास डेटा है उस डेटा में कुछ रिस्क आ रही है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर अपने डेटा को एग्जामिन करना है। डेटा जो आपके पास है उस डेटा को एग्जामिन करना है कि जो डेटा सेट मेरे पास है वो सही है या नहीं है। उस फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए आपको ये देखना है कि जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, जो सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है, उसको एग्जामिन करना है कि वो सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो मैं उसमें और अपडेशन और चेंजेस करूं इसके अंदर। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपके डेटा सेट को एग्जामिन करती है। ये वर्ड याद रखिएगा, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपके अवेलेबल डेटा सेट को एग्जामिन करती है कि वो डेटा सेट मेरा सही है या नहीं है। यदि सही है तो उसको मैं और अच्छे से यूज करूं, और सही नहीं है तो उसको और इम्प्रूव करूं, जिससे कि मैं मेरे फ्रॉड्स को कंट्रोल कर सकूं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेटा सेट को एग्जामिन करने के लिए यूज की जाती है, उस टेक्नोलॉजी को नेम दिया जाता है डेटा एनालिसिस। ये चैप्टर 2 में कंसेप्ट आपके पास है, और चैप्टर 2 में आप जब डेटा एनालिसिस को पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग मीनिंग में ही, स्टार्टिंग में मीनिंग में क्लियर लिखा है कि जो डेटा एनालिसिस होता है इसमें डेटा सेट को एग्जामिन किया जाता है। वो इसलिए एग्जामिन किया जाता है जिससे कि अपन एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि जो डेटा सेट है वो सही है या उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। जब डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग में क्लियर इन्होंने लिखा है कि डेटा सेट को एग्जामिन करता है, एग्जामिन डेटा सेट टू ड्रॉ ए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए डेटा सेट को एग्जामिन करते हैं। ये क्लियर उसमें इन्होंने चैप्टर 2 में डेटा एनालिसिस में लिखा है, तो उसको पढ़ेंगे तो क्लियर फर्स्ट पॉइंट में आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये डेटा एनालिसिस में काम करता है, डेटा सेट को एग्जामिन करना, याद रखिएगा मेन कंसेप्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है इसके अंदर कि ये जो कंपनी है वो कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, जो ये कंपनी है ये कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए ऑनलाइन सिस्टम पे यूज कर रही है। तो इसने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है अपना, जिससे अपन कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे सकें, और वो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है वो है MKPL, जो कस्टमर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने ट्रांजैक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन बना दिया आपने, जिस एप्लीकेशन से अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको उसके लिए बैंक तक आने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, और फोन में इंस्टॉल करने के बाद आप उसको घर बैठे अपना यूज कर सकते हो। जैसे हर बैंक ने अपना ऐप यूज कर रखा है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लो तो घर से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बैंक तक आने की भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो इसने भी यहाँ पे भी एक MKPL के नेम से एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन डेवलप किया है इन्होंने, जो कस्टमर को सर्विस देता है, कस्टमर के ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब आपको बताना है कि ये जो आपने ऐप, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, ये एप्लीकेशन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा है। तो अपन MKPL का कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या सर्विस आपको मिल रही है, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो अपन देखते हैं इसके अंदर। केस स्टडी में देखो MKPL का कंसेप्ट क्या है, क्यों, क्या कंसेप्ट है इसका MKPL का, और कहाँ यूज हो रहा है, क्या बेनिफिट दे रहा है। तो MKPL आपको देखना है केवल इसके अंदर। MKPL ये देखिए आ गया। तो आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको MKPL देखना है केवल। तो MKPL क्रिएट किया है कंपनी ने, कस्टमर्स को अलाउ करेगा, जो आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैनेज कर सकते हो इसके अंदर, अलाउ करता है कस्टमर को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, इसके मनी ट्रांसफर कर सकते हो, और अदर बैंकिंग ऑपरेशन भी आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन किस पे काम करेगा, इसको यूज कर सकते हो स्मार्टफोन और टैब के ऊपर। तो इसे स्मार्टफोन और टैबलेट्स पे उपयोग यूज कर सकते हो। तो अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करूंगा
कि जब स्मार्टफोन पे और टैब के ऊपर यदि कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आता है। तो इसका आंसर मोबाइल कंप्यूटिंग होना चाहिए। और यहाँ पे भी इस ऐप के अंदर भी एम केपीएल यूज किया है, एम मतलब मोबाइल केपीएल यूज किया है इन्होंने इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो करेक्ट आंसर आपका मोबाइल कंप्यूटिंग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसके जो आंसर है, इस आंसर में इन्होंने इसको गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया है इसके अंदर। तो वैसे तो जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जो टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए मोबाइल कंप्यूटिंग, क्योंकि वो स्मार्टफोन पे चल रहा है। और जो ऐप आते हैं, उस ऐप के थ्रू यदि कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये मैंने चैप्टर जब 4 पढ़ाया था, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, जब क्लास में पढ़ाया तो क्लियरली मैंने वो डिफरेंस बताया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में और मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। ये मैंने पूरा क्लियर, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लास में क्लियर किया है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे ये मोबाइल ऐप यूज कर रहा है जो स्मार्टफोन और टैब पे चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसका आंसर जो दे रखा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग दिया है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं कि अपन जब ऑनलाइन सिस्टम पे आते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम पे पूरा सिस्टम जो होता है वो क्लाउड पे मैनेज किया जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग लिया है कि ये इस सिस्टम पे चाह रहे हैं, ये इस चीज को एज्यूम किया इन्होंने इसके अंदर कि जो मेरा गूगल एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन चलेगा। अब जब ऑनलाइन सर्विस अपन मैनेज करते हैं, तो ऑनलाइन सर्विस जब मैनेज करते हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मानी जाती है स्टूडेंट, इसलिए इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग लिया है। अदरवाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोबाइल कंप्यूटिंग होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग लिया, तो आपको भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज करना पड़ेगा, ये एज्यूम करके कि जो ये एप्लीकेशंस होते हैं सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होते हैं वो कंपनी के क्लाउड पे स्टोर रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया है। तो आपको भी क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट को ही यूज करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसके अंदर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बैंकिंग सिस्टम है, जिस बैंकिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम में वो डेटा एक्सेस करता है सर्वर के थ्रू, और वो डेटा कौन एक्सेस कर रहा है, ऑल ब्रांचेस एज वेल एज एटीएम। तो एक ऐसा सर्वर जो आप जिस सर्वर को सारी ब्रांचेस एक्सेस कर पा रही है, सभी ब्रांच के एम्प्लॉय यूज कर पा रहे हैं, और एटीएम पे भी वही सर्वर यूजर है, तो उस सर्वर को नेम दिया जाता है सेंट्रल सर्वर। ऑब्वियसली सेंट्रल सर्वर होता है, ये तो एक जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एक ऐसा सर्वर जिसको सभी ब्रांचेस एक्सेस कर पा रही है और उसके थ्रू डेटा एक्सेस कर पा रहे हो बैंक का, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सर्वर जिस सर्वर से सभी ब्रांचेस, जिस सर्वर से क्या हो रहा है, जिस सर्वर से सभी ब्रांचेस डेटा एक्सेस कर पा रही है, इवन एटीएम सिस्टम है वो भी उसी सर्वर से डेटा एक्सेस कर पा रहा है, तो उस सर्वर को नेम दिया जाता है सेंट्रल सर्वर। ऑल ब्रांचेस और एटीएम भी आ रहा है तो वो सेंट्रल सर्वर हो गया इसके अंदर। और वैसे भी जो प्रॉक्सी सर्वर है वो तो एक नेटवर्क सिस्टम की सर्विसेज को दूसरे नेटवर्क पे प्रोवाइड कराता है इसके अंदर, और लोकल सर्वर केवल एक ब्रांच पे काम करता है, ऑल ब्रांचेस पे वर्क नहीं कर सकता। और बैकएंड एप्लीकेशन जो होते हैं वो आपके सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो सर्वर की प्रोसेस को मैनेज करता है। वो पूरा सर्वर नहीं होता, वो सर्वर का एक एप्लीकेशन होता है जो सर्वर के प्रोसेस को मैनेज करता है। तो बचा क्या यहाँ पे, सेंट्रल सर्वर। तो ये था आपका 15 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट आता है 16 नंबर के स्टडी। हाँ, तो देखिए इसमें 16 नंबर जो केस स्टडी है, इस 16 नंबर के स्टडी में आपको एक ऑनलाइन सिस्टम के कंसेप्ट है इसके अंदर, और उस ऑनलाइन सिस्टम के कंसेप्ट में एक हेल्थ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है। हेल्थ प्राइवेट कंपनी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का या अदर इंश्योरेंस का काम कर रही है, प्रीमियम कलेक्ट करने का, वो सब काम करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में बताना है कि आईटी एक्ट का जो ये सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हु विल रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कंपनसेशन टू मिस्टर जेड फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अब आपको मिस्टर क्या है और मिस्टर जेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो तो अब उसके लिए क्वेश्चन में है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कंपनसेशन टू मिस्टर जेड। तो मिस्टर जेड
के साथ क्या गलत हुआ है वो आपको देखना है, और किसने गलत किया है, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो उसके लिए अपन केस स्टडी देखते हैं कि मिस्टर जेड के साथ किसने क्या गलत किया है। तो मिस्टर जेड अपन देखते हैं, इस केस स्टडी में मिस्टर जेड क्या है वो अपन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर को देखते हैं अपन। ये है मिस्टर जेड। अब मिस्टर जेड के साथ क्या गलत हुआ है वो देखो इसके अंदर, और वो ये है कि एक ये कंपनी है न्यू इंडिया ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, एक मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। क्या है ये, मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग कस्टमर्स का हेल्थ इंश्योरेंस करती है, और उसके लिए इसने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है निरोग के नाम से, जिसमें क्या करते हैं अपन, पूरा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कस्टमर्स का। कौन कौन सा डेटा, पॉलिसी होल्डर का पूरा डेटा, उसका डिटेल, प्रीमियम कलेक्शन, उसका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ये पूरी इंफॉर्मेशन अपन इसमें कलेक्ट करते हैं और उसमें मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ इसके अंदर, ड्यू टू सिस्टम वल्नरेबिलिटी, सिस्टम वीकनेस, ड्यू टू सिस्टम वल्नरेबिलिटीज मतलब वीकनेस, सिस्टम की जो वीकनेस है, एंड लैक ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल। तो सिस्टम में कुछ वीकनेस है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेर इन एन एम्प्लॉय मिस्टर आर, तो मिस्टर आर किसका एम्प्लॉय है, इस कंपनी का, किसका, NIGHPL, इन न्यू इंडिया ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय है मिस्टर आर। उस मिस्टर आर ने क्या कर दिया, जो मिस्टर जेड था उस मिस्टर जेड की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया। किसके साथ में शेयर कर दिया उसने, सत्यम कंपनी के साथ में। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को, ये एक कंपनी है न्यू इंडिया ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है कि ये अलग अलग कस्टमर का इंश्योरेंस करती है, और अलग अलग कस्टमर्स का इंश्योरेंस करने के लिए इसने अपना एक ऐप बना रखा है, उस ऐप में पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है। तो इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और उस एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे मिस्टर आर। इस एम्प्लॉय ने क्या किया, मिस्टर जेड की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, जो कहां पे थी, इस ऐप में थी, तो इस ऐप में जो मिस्टर जेड की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया। किसके साथ में शेयर कर दिया, सत्यम के साथ में शेयर कर दिया, जो एक मार्केटिंग कंपनी है। तो अब इस मिस्टर जेड का डेटा लीक कर दिया है इस कंपनी के एम्प्लॉय ने, तो अब इस पर्सन को कंपनसेशन देना है, तो कौन देगा, ये देगा कंपनी का जो हेड है, कंपनी का जो ओनर है वो देगा। अब हो सकता है कि ये इसकी सैलरी में से पैसा काट ले, लेकिन जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय कभी भी डायरेक्ट इसको कंपनसेशन नहीं देता, क्योंकि इसने तो डील किससे की है, इसने डील की है इस कंपनी के साथ में, तो ये तो अपना कंपनसेशन किससे मांगेगा, कंपनी से मांगेगा। अब चाहे एम्प्लॉय ने इंफॉर्मेशन लीक की है, तो ये कंपनी हो सकता है कि इस एम्प्लॉय से उसके सैलरी में पैसा काट ले, एम्प्लॉय से पैसा ले, एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दे, लेकिन मिस्टर जो जेड है, मिस्टर जेड को तो पैसा कौन देगा एज ए कंपनसेशन, ये कंपनी देगी। इस कंपनी का जो ओनर है, उस कंपनी का ओनर उसे पैसा देगा। क्लियर, तो इसको कंपनसेशन कौन देगा, इस कंपनी का जो ओनर है, डायरेक्टर है, वो इसका पैसा देगा उसको। तो इसके लिए लायबल कौन है, कंपनी का ओनर या कंपनी का डायरेक्टर। अब आंसर में देख लें कि इसमें कंपनी का डायरेक्टर बोल रहा है, कंपनी का ओनर बोल रहा है, इसके अंदर कौन देगा इसको, डायरेक्टर, किसका, न्यू इंडिया का। तो ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, इसका डायरेक्टर है, वो पैसे देगा, वो कंपनसेशन देगा इसको। हाँ, ये हो सकता है कि ये कंपनी अब वो पैसा मिस्टर आर से ले, मिस्टर आर को कंपनी से निकाल दे, वो उसका बाद की बात है, वो बात का इश्यू है, लेकिन पहले तो ये कंपनी का जो हेड है, उस कंपनी का जो ओनर है, वो इससे पैसे देगा या उसका कंपनसेशन देगा इसके अंदर। तो ये डायरेक्टर आ जाता है इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में कि इसने सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगा रखे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी काफ़ी आए हैं कि इस कंपनी ने पासवर्ड लगा रखा है, लेकिन इस पासवर्ड की जो पॉलिसी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, नॉट इम्प्लीमेंट पासवर्ड पॉलिसी प्रॉपरली। प्लस क्या हो रहा है,
अलाउ यूजर टू कीप शॉर्ट लेंथ पासवर्ड। तो शॉर्ट लेंथ पासवर्ड आप लग सकते हो अपनी लॉगिन के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। तो शॉर्ट लेंथ पासवर्ड आप रख रहे हो, पासवर्ड की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आपके पास नहीं है, पासवर्ड की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है, पासवर्ड शॉर्ट रख पा रहे हो, तो ये आपकी खुद की कमी है। अब आपकी खुद की कमी की वजह से यदि आपका नुकसान हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपकी वल्नरेबिलिटीज। ये पहले भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया आपको कि अपनी खुद की कमी है, अपनी खुद की कमी की वजह से यदि डेटा लॉस हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा, आपकी खुद की वल्नरेबिलिटीज आती है। पासवर्ड शॉर्ट रख दिया, वीक पासवर्ड आपने रख दिया, लास्ट वीडियो के अंदर बताया मैंने आपको, ये पासवर्ड आपने शॉर्ट रख दिया है, वीक पासवर्ड आपने रख दिया, आपके सिस्टम में वीक है, आपके सॉफ्टवेयर में वीकनेस है, आपके एंटीवायरस सही काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी खुद की कमी की वजह से यदि आपका डेटा लॉस हो रहा है तो वो आपकी वीकनेस कहलाएगी। और अपनी खुद की जो वीकनेस है उसको टेक्निकल वर्ड में नेम दिया जाता है वल्नरेबिलिटीज। तो ये आपने शॉर्ट पासवर्ड रखा है इसके अंदर, जिसको इजीली कोई भी पर्सन एक्सेस कर पा रहा है, इजीली कोई भी पर्सन उसको ट्रायल कर पा रहा है, और प्लस आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे हो, तो ये सब आपकी खुद की वीकनेस है। आप इसमें नॉट अवेयर फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट, तो फ्रिक्वेंटली आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्वेंटली आपने उसको चेंजेस भी नहीं किया है, तो ये आपकी खुद की कमी है। तो आपकी खुद की कमी तो वो कहलाता है वल्नरेबिलिटीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, इस कंपनी ने अप्रोच किया है अमेजोन वेब सर्विस से, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो जब किसी सर्विस प्रोवाइडर की कोई वर्चुअल मशीन एक्सेस करते हो प्रोसेसिंग के लिए, जिससे प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो, और उसके प्रोसेसर को यूज करने के बाद उसके प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेसिंग कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग वीक है, आपकी प्रोसेसर की स्पीड वीक है, तो आपकी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो आपने इस कंपनी AWS अमेजोन वेब सर्विस से कॉन्टेक्ट किया अपन ने, और इसकी प्रोसेसिंग पावर यूज कर रहे हैं ताकि अपन कस्टमर को बेटर सर्विस दे सके। तो जब किसी अदर कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उसे नेम दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। 4th नंबर चैप्टर में दिया है, सर्विस मॉडल होते हैं ये सर्विस मॉडल है आपके, जिसमें आप किसी के यदि सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, यदि आप किसी के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तब तो वो आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और यदि आप किसी के नेटवर्क फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो वो नेटवर्क में आता है। लेकिन यहाँ पे तो आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए उसकी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हो, तो उसकी सीपीयू को एक्सेस कर रहे हो, उसकी सीपीयू को प्रोसेसिंग पावर को एज ए वर्चुअली यूज कर रहे हो, तो उसकी रिसोर्स यूज कर रहे हो। तो जहां पर उसके रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जहां उसके हार्डवेयर यूज करते हैं वर्चुअली, तो उसे नेम दिया जाता है सर्विस मॉडल में आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर इसके बाद अब आपको बताना है कि आपके अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यदि आपको रखना हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए क्या सजेशन देंगे आप इसके अंदर। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एडवाइस करें कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, पासवर्ड पॉलिसी के लिए क्या सजेशन देंगे आप, इनमें से क्या रिकमेंड करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंट्रोल के लिए। तो देखो क्या सजेशन दोगे। फर्स्ट नंबर दिया इन्होंने, पासवर्ड लेंथ होना चाहिए एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। नो, ये तो बहुत शॉर्ट पासवर्ड हो जाएगा, तो कोई भी ट्रायल कर सकता है, तो ये सेशन आप नहीं देंगे। सेकंड, पासवर्ड शुड बी चेंज्ड वंस इन ईयर, नहीं ये भी नहीं देंगे आप, कम से कम हर 15 डेज में, 1 मंथ में रेगुलर आप पासवर्ड चेंज करते रहें ताकि दूसरे को मालूम पड़ भी जाए तो मिसयूज नहीं कर सके, तो ये भी सेशन आप नहीं देंगे। नेक्स्ट, पासवर्ड शुड ऑलवेज बी इन न्यूमेरिक फॉर्म, नो ये भी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, ओनली न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, तो कैरेक्टर हो या अल्फा न्यूमेरिक हो, ओनली न्यूमेरिकल पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पासवर्ड तो इजीली कोई भी ट्रायल कर सकते हैं, वो वीक रहता है। लास्ट ऑप्शन, पासवर्ड ऑफ यूजर शुड बी ब्लॉक्ड आफ्टर 3 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट। जैसे ये होता भी है और ये करते भी हैं अपन इसके अंदर, यदि आप पासवर्ड अटेम्प्ट कर रहे हो, बार बार गलत पासवर्ड आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 3 बार के बाद क्या होगा, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। और ये होता है एटीएम के अंदर भी होता है, ईमेल आईडी में भी होता है, आप इवन अपने फोन पे पैटर्न लॉक लगा रखा है, पैटर्न लॉक आपने 3 बार गलत प्रेस कर दिया है तो 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए आपका फोन एक बार के लिए लॉक हो जाता है। तो ये आप सजेशन करेंगे इसके लिए। तो ये था आपका 16 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट आता है 17 नंबर के स्टडी।
और 17 केस स्टडीज में बहुत सिंपल केस स्टडी है 17, कोई ज़्यादा इसमें केस स्टडी की टेक्निकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको गिवन है इसके अंदर। और वो फर्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है इसके अंदर कि आप यहाँ पे ग्लोबल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया आपने, मोबाइल कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट किया इसके अंदर, किसने, CBZ ने। और अब आपको बताना है कि मोबाइल कंप्यूटिंग जो होता है उस मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस होती हैं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग की जो लिमिटेशन की लिस्ट आती है, तो इनमें से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन है, ये चैप्टर 4 में लिमिटेशन दी गई है, लिस्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग जो लिमिटेशन है, इनमें से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर दिया गया है, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ जो होता है वो मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन होती है। रिड्यूस ट्रैवल टाइम टू एम्प्लॉय, ये तो लिमिटेशन हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट में मोबाइल वर्कफोर्स विथ रिमोट एक्सेस टू वर्क ऑर्डर डिटेल, तो रिमोटली एक्सेस कर सकते हो तो कि बेनिफिट है तो इसके। और इम्प्रूव मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ये सब इसके बेनिफिट है। क्लियर, पढ़ने में समझ में आ रहा है आपको ये सब, तो ये सब इसके बेनिफिट हैं। और जो इनसफिशिएंट बैंडविड्थ है ये इसकी लिमिटेशन है। जब आप चैप्टर 4 में मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन देखेंगे तो उस लिमिटेशन में क्लियरली आपको मेंशन किया गया है, ये बैंडविड्थ इसकी लिमिटेशन है। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट वही अभी जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन आ गया इसके अंदर भी, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपके पास सेम वही है। लीकेज ऑफ सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डेटा पॉलिसी होल्डर, तो पॉलिसी होल्डर का डेटा लीक हो गया है आपकी वजह से, आपके एम्प्लॉय की वजह से, किसी की भी वजह से। तो अब आपको जो पॉलिसी होल्डर है उसको कंपनसेशन देगा, कौन देगा, कौन कंपनसेशन पे करेगा, उसके लिए कौन लाइबल है, इस कंपनी का डायरेक्टर लाइबल है। तो इस कंपनी का डायरेक्टर होगा वो। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसका डेटा लीक हो गया है, तो आपके एम्प्लॉय की कमी की वजह से, आपके सिस्टम की कमी की वजह से, तो उसको पैसा कौन पे करेगा, इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो लाइबल होगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम आया था अभी। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है इसका 17 का, और 17 के लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है और आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं इसके अंदर, इस कंपनी में। और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑडिट करेंगे, किसके लिए करेंगे, गोइंग टू ऑडिट द फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के लिए ऑडिट करेंगे कि आपका जो सिस्टम है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है या नहीं है, ऑथराइज पर्सन ही आपके सर्वर को यूज कर पा रहे हैं, अनऑथराइज भी यूज कर पा रहे हैं, डेटा कोई भी पर्सन यूज कर पा रहा है या ऑथराइज पर्सन यूज कर पा रहे हैं, आपके जो हार्डवेयर सिस्टम्स है उनको ऑथराइज पर्सन यूज कर पा रहे हैं या अनऑथराइज भी। तो अब उसके अकॉर्डिंग जब ऑडिट करेंगे तो उस ऑडिट में कौन सी एक्टिविटी आप उसमें कवर नहीं करेंगे, किस एक्टिविटी को आप उसमें कवर नहीं करेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो दिया गया है इसके अंदर आपको, और वो फर्स्ट नंबर है, आप चेक करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को, यस करना है आपको कि क्या रिस्क आ रही है, वो प्रोसीजर पूरा चेक करेंगे इसके अंदर, यस करेक्ट है। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल प्रॉपरली है या नहीं है, एडिक्वेटली इन प्लेस, सही प्लेस पे एडिक्वेटली है या नहीं है, वो भी चेक करेंगे, यस करेक्ट। नेक्स्ट में आप एग्जामिन करेंगे उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, एक्सेस कंट्रोल से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए में, प्रोसीजर आपने बनाए वो प्रॉपरली है या नहीं, ये भी आप चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि आप डेवलप एंड डॉक्यूमेंट करेंगे ओवरऑल ऑडिट प्लान को। तो ओवरऑल ऑडिट प्लान को आपको डेवलप और डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको केवल उससे रिलेटेड डिस्क्राइब करने हैं, सबको डिस्क्राइब करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये अपन ऑडिट में कवर नहीं करेंगे इसके अंदर। तो ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन केस स्टडी का कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग जो अपनी केस स्टडीज हैं वो अपन मैक्सिमम, वैसे मैंने हर पैटर्न की केस स्टडी आपको सोल्व करा दी है इसके अंदर, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग केस स्टडीज है वो आपको सोल्व करा देंगे, बट आप पहले खुद सोल्व करके देखिए एक बार, आपको कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन आप प्रेस कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, रिमेनिंग के भी आपको आंसर मिल जाए।
बट स्टूडेंट आपको खुद को अपने लेवल पे सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा स्टूडेंट। तो आप खुद सॉल्व करके देखें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशंस भी रिमेनिंग जो हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और जो ये पीडीएफ है इसका, जिसमें कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, जिससे ये पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगा। और इनके जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सब इंस्टाग्राम पे मिलेंगे आपको। तो हमारा जो इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन है, कोई किसी नए पीडीएफ का नोटिफिकेशन है, ये सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो उसको आप फॉलो करें, जिससे प्रॉपरली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई भी आपका मिस नहीं हो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।